यस, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फ्रॉम 151 टू 200। तो क्वेश्चन 151 है, डैश refers to use software applications to automatically perform tasks such as accounting, preparing trial balance, financial statements, etc., and electronically transmit data or information using internet. Yes, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये वो एप्लीकेशंस पूछ रहा है कि जो कि हम टास्क करते हैं। अब देखिए, ये सारा काम ऑफिस ऑटोमेशन में अपने आप होता है, उसमें सारा कुछ आ जाता है ना। तो ऑप्शन इज बी, ऑफिस ऑटोमेशन। सेकेंड, 152nd में फेमा की फुल फॉर्म पूछी है, जो कि आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बहुत सारे बच्चे फॉरेन एक्सपोर्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, लेकिन ये हमारे सीए फाइनल के ग्रुप फर्स्ट की एसएफएम से रिलेटेड वर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वही है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 153, विच एप्लीकेशन हेल्प्स द मैनेजमेंट टू allocate द रेवेन्यू टू द क्रेडिट ऑफ द राइट एम्प्लॉय who identified the opportunity? yes, इसका आंसर आएगा क्लाइंट मैनेजमेंट। एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है, जो क्लाइंट मैनेजमेंट है ना, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कि आप जो अपने क्लाइंट्स को एक्चुअल में जैसा भी सर्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्रेडिट आप उसके एम्प्लॉयज को दे सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो जैसा काम कर रहा है अपने उसको वैसा जो क्रेडिट देना है, उसको एलोकेट करना है जो रेवेन्यू उस जो एम्प्लॉय ने किया है। तो ये एप्लीकेशन क्लाइंट मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। Who has full privileges in the financial accounting application? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन में किसके पास सारे प्रिविलेजेस होते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर के पास, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास, या यूजर? ऑफ कोर्स सिस्टम। भाई जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसी के पास सारे प्रिविलेजेस होते हैं। Next is 155th. Dash is the center point of the financial accounting application, as any transactions having financial impact carried out in any other module will reflect in this module. हाँ जी, इसमें आएगा जर्नल लेजर मॉड्यूल, ये जीएल। क्या पूछ रहा है ये कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन का जो सेंटर पॉइंट है, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उसका जो इम्पैक्ट कैरिड होता है, कहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो, अब आपको पता है ये सबसे पहले हम जर्नल लेजर में क्रिएट करते हैं, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा जर्नल लेजर मॉड्यूल। देखिए फिर आ गया, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन द ट्रांजेक्शंस फ्लो, नहीं फ्लो थोड़ी ना होती हैं वो, फ्लो फ्रॉम नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसमें फ्लो नहीं होती है वो उसमें टू अदर मॉड्यूल्स। तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। Which of the following functionalities is not provided in the purchasing module of the financial accounting application? कौन सी जो functionalities हैं जो नहीं provided होती purchasing module of financial accounting application में? The answer is D, that is the comparison with budgets। क्या है इसमें, अब अगर हम टैली में ध्यान दें, जो उसका परचेजिंग मॉड्यूल है ना, वेंडर्स का वैल्यूएशन होता है, राइट। रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस भी सही है बिल्कुल। इनवाइट एंड एनालाइज कोटेशन फ्रॉम वेंडर्स, बिल्कुल। लेकिन बजट्स का कुछ नहीं है उसमें, है ना। जो परचेजिंग मॉड्यूल है उसमें बजट्स का कंपैरिजन कुछ लेना देना नहीं है, हम परचेजिंग में सीधा हमारी ये तीनों चीजें ही रिलेटेड है। ओके, Question 158, in financial accounting application, automatic sequence number of documents control is not required in which of the following module? किसमें? एक्सपेंस मैनेजमेंट में नहीं जरूरत होती। जो हमारा जब हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस नंबर डॉक्यूमेंट्स का करते हैं ना, तो जो उसमें एक्सपेंस मैनेजमेंट है उसमें जरूरत ही नहीं होती कि हम सीक्वेंस नंबर लगाएं डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद है 159, which module of the financial accounting application can be used for assigning credit limit to customers? Very simple, क्रेडिट लिमिट आप किसको देते हो? उसी को देते हो ना कि जो आपके पास से माल लेकर जाता है ना। कस्टमर्स भी लिखा है देखो,
कस्टमर्स को हमने क्रेडिट लिमिट क्यों दी? सेल्स हुई तभी दी ना, तो आंसर इज सेल्स. Which of these will trigger या alert for timely payment? अब ये टाइमली पेमेंट के लिए कहते कौन सा है इनमें से जो ट्रिगर करता है? इट इज द एक्सपेंस मैनेजमेंट. अकाउंट्स पेबल नहीं होगा, अकाउंट रिसीवेबल वो भी नहीं हो सकता, बैंक रिकंसिलिएशन इज टोटली डिफरेंट वो भी नहीं होगा. एक्सपेंस मैनेजमेंट यही ट्रिगर करता है कि भाई टाइमली पेमेंट हुई है नहीं हुई, और यही है जिसमें सीक्वेंस नंबर की जरूरत डॉक्यूमेंट्स में नहीं है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161. वी कैन मैनेज interviews, offers and job vacancies by using the which of the application? इसमें आंसर आएगा HR एंड पेरोल एप्लीकेशन. एक बात आप ध्यान रखो, जितनी भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ये बनकर आ जाए कि इंटरव्यूज, ऑफर्स, जॉब का, वैकेंसीज का, सैलरी का, ये सारा का सारा पेरोल में आ जाता है. ओके, तो इसमें आंसर HR एंड पेरोल है, बिकॉज इसमें थोड़ा मैनेज इंटरव्यूज का भी आ गया, तो HR का भी आ गया. अगर सैलरी वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया होता है तो फिर पेरोल एप्लीकेशन भी अकेली गिवन होगी. तो हम देख लेंगे अगर आगे कुछ ऐसा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें HR एंड पेरोल एप्लीकेशंस हैं. क्वेश्चन 162. डैश आर कॉमनली रेफर्ड टू अ CIA इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्लेंस. पता क्या है इसमें ना, सबको पता होगा C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, I फॉर इंटीग्रिटी है. लेकिन ये जो A है ना, A पे कोई सोचेगा भाई अवेलेबिलिटी होगी, ऑथेंटिकेशन होगी, असेस राइट्स होगा, क्या होगा? ठीक है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली. तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेलेबिलिटी वाली ऑप्शन आएगी. CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, यही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्लेंस में. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 163 आ जाता है. Dash provides information about updation of project costs based on time spent by employees on various projects. अब ये पूछ रहे हैं कि आप कुछ ये बताएं कि जो हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है प्रोजेक्ट के बारे में और जो टाइम स्पेंड कर रहा है. पता है अब ये एक्चुअल में एक टाइम शीट एप्लीकेशन होती है जिसमें कि जो टाइम स्पेंड होता है ना अपडेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट तो सारा दिया जाता है. तो ये आ गया देखो टाइम शीट एप्लीकेशन. 164th, which of the following is not an functionality provided by PMS performance management system है इसमें. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सी नहीं देती? परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो वो बताएगी बिल्कुल. अलर्ट्स भी देगी पेंडिंग अप्रेजल्स का, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस के हिसाब से ये रिलेटेड है. समरी भी देगी एनालिसिस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, लेकिन डेजिग्नेशन एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं देगी. अब ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है? रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, हु रिपोर्ट्स टू whom, ये है. तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये PMS का फंक्शनलिटी में नहीं आ जाता. 165th क्वेश्चन. डैश ऑटोमेट्स कैलकुलेशन ऑफ सैलरी. देखो आ गया ना सैलरी वाला पॉइंट. सैलरी फ्रॉम टेकिंग इनपुट्स कहाँ से लेता है ये? टाइम एप्लीकेशन, टाइम शीट एप्लीकेशन से. लीव्स देखता है, सैलरी डिटेल्स. पेरोल. Payroll is basically responsible for the calculation of the salary. ठीक है ना. और हमने अगर टाइम कितना स्पेंड किया है एम्प्लॉयज का तो वो टाइम शीट वाली एप्लीकेशन थी. और यहीं पर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगी, ऊपर जब जॉब वैकेंसीज का भी साथ में था, इंटरव्यूज का, तो HR एंड पेरोल आ गया था आंसर. ओके, आगे है क्वेश्चन 166. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल इन लीव मैनेजमेंट सिस्टम? लीव मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कंट्रोल नहीं है? रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और HR. ऑफ कोर्स भाई, अब जो लीव मैनेजमेंट सिस्टम है HR का कहीं ना कहीं तो काम कम हुआ ही है, बिल्कुल सही है. एक्सेस लीव्स है वो भी पता चल जाएगा. अप्रूवल वर्क फ्लो वो भी है. लेकिन अगर एरर फ्री कैप्चर ऑफ लीव डिटेल्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो एरर फ्री कैप्चर है ना लीव की जो डिटेल्स है वो इतना नहीं दिखाता लीव मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, सो द ऑप्शन इज C. Next question is 167th. Permanent audit file are obtained once but updated on dash basis. अब हमें मालूम ही है जो audit है वो yearly basis पे होता है, so B is the right answer.
168 in a permanent audit file dash is not the key data documented. क्या है परमानेंट ऑडिट फाइल में? डैश इज नॉट द की डाटा डॉक्यूमेंटेड। हाँ जी। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो ऑफ कोर्स उसका पार्ट है, होता है, क्लाइंट के अकाउंटिंग मैनुअल भी होता है, कॉपीज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट सब कुछ। लेकिन जो ये इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, एमओसी वाले, इसकी थोड़ी ना वो की जरूरत होती है। तो ये की डाटा डॉक्यूमेंटेड इसका नहीं होता, एमओसी वाला, कॉपीज ऑफ द क्लाइंट्स इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंटेड लाइक्स अ एमओसी। Next is the 169th. Dash is a type of training in which a user log on the training server with the user ID and password. हाँ जी, ये पूछ रहे हैं इसमें कि वो कौन सी ट्रेनिंग है in which the user log on the training server with the user ID and the password. अब आजकल तो भैया मतलब हम तो चलो फिर भी फाइनल की क्लासेस की अगर वर्चुअल क्लासेस भी हो रही हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस के अब अलावा अगर मैं बात करूं तो हम देख ही रहे हैं कि स्कूल्स में भी ई लर्निंग चल रही है। तो यहाँ पर ये वही पूछ रहा है कि जो लॉग ऑन हम करते हैं ट्रेनिंग सर्वर में, यूजर का एक आईडी और पासवर्ड है, तो वो ई लर्निंग आएगा इसका आंसर। ओके, कोई ई ट्रेनिंग नहीं है, वो ई लर्निंग है। अच्छा, उसके बाद टाइम ट्रेनिंग इज पोस्ट टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन टेस्ट, और जो ट्रेनी है वो अपीयर होता है एग्जामिनेशन टेस्ट उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग लिखा है इन्होंने, लेकिन स्टिल इसका आंसर ई लर्निंग ही है। ठीक है। 171 डैश आर द हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द सीए फॉर्म। सीए फॉर्म में पीसी यूज होता है, बिल्कुल होता है। एप्लीकेशन सर्वर बिल्कुल, वैन बिल्कुल, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द above. Question number 172 dash means information available in the organization should be altered or modified by unauthorized personnel. क्या कह रहे हैं ये? कहते जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑल्टर ना की जाए, उससे वो मॉडिफाई ना किया जाए किसी कोई अनऑथराइज्ड बंदे से, है ना? तो क्या है ये, इसको क्या बोले जाएंगे? उसको बोलते हैं हम इंटीग्रिटी, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सोनल उसको ऑल्टर मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको हम इंटीग्रिटी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 विच ऑफ दीज आर द स्टैंडर्ड ईमेल प्रोग्राम्स यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ईमेल प्रोग्राम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज बिल्कुल यूज होता है, लोटस नोट्स बिल्कुल यूज होते हैं, तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैन। वैन का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? मोस्ट वैन्स आर ओन्ड बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यूजली यही होता है कि उनका खुद का एक वैन होता है। वैन यूजेस ओनली प्राइवेट नेटवर्क, बिल्कुल ये भी सही है। स्विचेस आर यूज्ड टू कनेक्ट द लैन, ये भी सही है, लेकिन कंपेयर टू लैन इट्स ट्रांसमिशन स्पीड इज लो, नहीं ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द आंसर इज कंपेयर टू लैन इट्स ट्रांसमिशन स्पीड इज low. Question number 175 dash is the protection of the information asset from threats to preserve their value. Yes. अब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऊपर हमने कहा था अनऑथराइज्ड बंदा कोई ऑल्टर या मॉडिफाई ना कर दे, तो हमने इंटीग्रिटी चूज किया था। यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रोटेक्शन करनी है इंफॉर्मेशन की, है ना? तो प्रोटेक्शन कहाँ से आ जाएगी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। नेक्स्ट इज 176 which type of information assets need to be secured in CA ऑफिस। CA के ऑफिस में कैसी इंफॉर्मेशन सिक्योर होनी चाहिए? क्लाइंट का डाटा बिल्कुल, ऑन डाटा बिल्कुल वो भी जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स वो भी जरूरी है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द एक्सटेंट एंड लेवल ऑफ डैश वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक्सटेंट और जो लेवल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी पे। अब कोई चीज ही ऐसी है तो हम उसी पर यूज करेंगे ना भाई, उसकी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी, कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी है नहीं है ना? उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 178 डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन माइट बी अफेक्टेड ड्यू टू डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और सम अदर रीजन। अब इसमें क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो अफेक्टेड हो सकती है सर्विस अटैक से, तो इसमें आंसर आ जाएगा अवेलेबिलिटी। अब आप एक बात का ध्यान देना, कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल ऑफ उस पे पता चल जाता है कि भाई किस लेवल की नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है ना?
इंटीग्रिटी कोई मॉडिफाई ना करे अनऑथराइज्ड बंदा, है ना। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में हमने क्या किया था, यस यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन का भी क्वेश्चन आया नहीं, आई थिंक हमारे पास ये आ गया था इसका इंटीग्रिटी का आ गया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया था ये प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स, यस हमारे पास ये आया था कि अगर आपको इंफॉर्मेशन एसेट्स को तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यस है ना। फिर उसके बाद आ गया कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमने किया था कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्ट हो सकती है कुछ अदर रीजन से, डैश ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बी इफेक्टेड ड्यू टू डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और सम अदर रीजन। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ही तो अफेक्ट होगी ना, जो अवेलेबल है ना। डैश मीन्स द सेंडर कैन नॉट डिनाई sent a message and the receiver cannot desire receiving the message, yes इसका तो नॉन रेपुटेशन है, हमें मालूम है इसका मालूम मतलब ही यही होता है जिसमें जो सेंडर है वो नहीं डिनाई कर सकता और जो रिसीवर है वो भी डिनाई नहीं कर सकता। रिस्क में बी वल्नरेबल इन नेचर, वल्नरेबल क्या क्या मतलब होता है, वल्नरेबल मीन्स जिसकी की पॉसिबिलिटी है कि वो हार्म हो सके, अटैक हो सके, है ना। सो रिस्क में नॉट बी वल्नरेबल इन नेचर, हो सकता है जो रिस्क है वो वल्नरेबल नेचर का ना हो, रेपुटेशनल हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। रेपुटेशनल रिस्क भी आपको पता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क भी हमने किए थे एसएफएम में, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ऑपरेशनल रिस्क भी मालूम है, जो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो रेपुटेशन से रिलेटेड, लेकिन मे नॉट बी वल्नरेबल। Yes, next question is 181. The process of identifying an individual usually based on user ID and password in an organization is called, इसका आंसर आएगा ऑथेंटिकेशन। अब देखो ये कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम इंडिविजुअल को, उसका आईडी और पासवर्ड को, वो ऑथेंटिफिकेशन है कि कोई गलत बंदा नहीं असेस कर रहा। अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी हमने लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जैसी होगी, इंटीग्रिटी कोई मॉडिफिकेशन ना हो जाए, अवेलेबिलिटी हमने किया था कि इंफॉर्मेशन जो है अफेक्टेड होगी कुछ सर्विस अटैक से, वही जो अवेलेबल होगी वही। ऑथेंटिकेशन कोई सर्व पासवर्ड आईडी वगैरह से ना, इंडिविजुअल जो है प्रोसेस को उसको आइडेंटिफाई करना यूजर आईडी और पासवर्ड। 182 which of the following is not a software equipment required in a CA office, CA के ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता, रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, एचआर एंड पेरोल, नन ऑफ द अबव। ये भी चाहिए सीए के ऑफिस में, रिसोर्स शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन और शेड्यूलिंग भी चाहिए, क्लाइंट की मैनेजमेंट भी चाहिए, है ना, एचआर एंड पेरोल भी चाहिए, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर, which of the following is not an application arranged by the ICAI, वो कौन सी एप्लीकेशन है जो कि ICAI ने अरेंज नहीं की है, दैट इज ICAI TOC, ये वाली एप्लीकेशन जो है ICAI ने अरेंज बिल्कुल भी नहीं की है। के डॉक, बिलिंग अकाउंटिंग, ICAI XBRL सूट, ये सब हमारे इंस्टीट्यूट की देन है। PBX अगेन, यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि P स्टैंड्स फॉर प्राइवेट ना कि पब्लिक, बाकी तो आपको पता चल जाएगा। देखो एक्सचेंज ब्रांच नहीं हो सकता, BX पूछा है इन्होंने, है ना। फिर बी पब्लिक एक्सचेंज वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि BX है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि BX है, पब्लिक है कि प्राइवेट है। सो द आंसर इज प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। 185 dash is the process of meeting the financial goals through the proper management of finances। इसमें क्या है, कहते प्रोसेस है मीट करने का फाइनेंशियल गोल्स को। कैसे गोल्स को करते हो आप, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तभी आप फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करोगे ना, प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, तो इसके लिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग लगेगी, राइट। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 186, डैश कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ setting the procedures in the organization for achieving the predefined goals। अब यहाँ पर प्रोसेस है प्रोसीजर्स को सेट करना ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट प्लानिंग में होता है ये सब कुछ, है ना। हम करते ही यही है कि हमको अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 187, डैश shows ability of the company to pay back
long-term loans along with the interest or other charges from generation of profit from its operation। इसमें ये क्या पूछ रहा है कि जो कंपनी की एबिलिटी है जब वो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है इंटरेस्ट का देती है, तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट के कवरेज रेशियो, ये तो आपने एसएफ में भी किया होगा मे बी, बट जिन्होंने नहीं भी किया उनके लिए भी देखो पढ़कर भी पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के जो लोन्स है विद इंटरेस्ट है ना, तो वो कौन सी रेशियो से पता चलेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ही पता चलेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 188 डैश इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट स्टॉक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हाँ, ये भी हमारा अगेन एसएफएम का क्वेश्चन है, जब उसमें हम प्राइस अर्निंग मॉडल्स निकालते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियोज निकालते हैं। प्राइस अर्निंग्स इज इक्वल्स टू एमपीएस अपॉन एपीएस। प्राइस अर्निंग्स में होता है, अब वहीं से हम देखते हैं कि हमारे पास जिसकी ज़्यादा अच्छी है उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। और वही ये पूछ रहा है कि डिफरेंट स्टॉक्स का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप कंपेरिजन जब करते हो तो किससे करते हो, वो हम करते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल से। आगे है हमारा द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड ऑफ द XML। XML जो है एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज का है, फुल फॉर्म इसकी ये है, और एक्चुअल में इसका ये जो वर्जन है ना ये 1 है। अब आप देखोगे अगर चारों ऑप्शंस है इसमें ये सारी ऑप्शन सेम है 8859 8859 8859, लेकिन हमको इसका वर्जन लर्न करना है जो कि 1 है। सो द आंसर इज द सी। C is the right answer. So next over is 190th. Every bit of data has to start and end with the identical text. Actually पता है क्या है, जो XML लैंग्वेज है ना, XML लैंग्वेज में ना होता यही है कि जो आपने एक स्टार्टिंग दे दिया है ना, उसके बाद ना आपको उसकी एंडिंग ना यू स्लैश करके उस चीज़ को देनी होती है। सपोज मैंने नाम लिखा नेम, कुछ भी नाम लिख दिया XYZ, उसके बाद में स्लैश नेम, ठीक है। तो ये मतलब कि ऐसे होती है। ये जो आप अगर इसको गूगल कर सकते हो, नहीं तो आपको इसको यूट्यूब पर भी इसकी वीडियोस दे सकते हो। अगर आप एक दो वीडियोस देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो ये XML लैंग्वेज है इसमें एक्चुअल में स्टार्टिंग लाइन उसकी यही होती है, स्टार्ट यहाँ से करके फिर उसके बाद जब आप किसी भी जिस चीज़ के ऊपर जब लिखने लगे हो तो आप उसको टैग्स में लेते हो, टैग्स में लेकर आप उतना उसमें डाटा देते हो और फिर उस डाटा आप उस टैग को क्लोज भी करते हो, और जो टैग है उसको क्लोज करने के लिए स्लैश यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये तो मैंने आपको बताई दिया यूज करते हैं। देखो ये गलत है, बिकॉज पहले नहीं टैग स्लैश वाला बाद में यूज होता है, ये भी गलत है बिकॉज ये बाद में यूज होता है, और इसमें इन्होंने स्लैश यूज ही नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। डिलीशन ऑफ XML मैप इज डन थ्रू। जो XML मैप है उसकी डिलीशन किसके थ्रू होती है, XML मैप्स डायलॉग बॉक्स। इसका सीधा सा है कि ये वही उसका डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन होती है, ओके। एक्सेल वर्क्स प्राइमरी विद डैश टाइप्स ऑफ XML। वैसे तो XML काफी तरह के होते हैं, लेकिन जो एक्सेल है ना वो प्राइमली 2 टाइप्स ऑफ XML फाइल्स में बिलीव करता है। एक तो .xml, एक .xsd। मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन शेल चेंज अकॉर्डिंग टू एनुअल इनकम, बिल्कुल सही है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। स्टेटस ऑफ एसएससी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Dash is a process used in the statistical analysis in which a predetermined number of observations will be taken from a large population sampling। सैम्पलिंग में तो होता है ना, हम पॉपुलेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशंस को ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारा आगे काम होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 195। इन डैश इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड एट द रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन। इसमें ना आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन है अगर तो फिक्स्ड इंटरवल ना हम सिस्टमेटिक में उठाते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज द राइट आंसर, देख लीजिए सी इज द राइट आंसर, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको इंडिविजुअल में से इंटायर पॉपुलेशन में से ईच एंड एवरी मेंबर का इक्वल चांस है, हाँ इक्वल चांस हमेशा रैंडम में होता है, ये देखो डी इज द राइट आंसर। और अगर फिक्स्ड इंटरवल कहते हैं तो वो सिस्टमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन 197, which method is commonly used in the social sciences when investigating hard to reach groups। अब पता है क्या होता है, इसका आंसर आएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, बेसिकली ये अगर आपको मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, स्नोबॉल सैम्पलिंग एक ऐसा सैंपल है जैसे कि स्नो की बॉल है, आपने छोटी सी बना रही, राइट। आपने उसको ऊपर से फेंका तो वो जैसे जैसे रोटेट करती रहेगी तो वो स्नो को अपने साथ साथ चिपकाती रहेगी, यू नो, तो वो और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाएगी। तो ये वही कह रहे हैं कि जो सोशल साइंस होती है, जिस
इन्वेस्टिगेशन हार्ड हो जाता है टू रीच द ग्रुप, सो कौन सा मेथड करते हैं वो स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद है 198 डैश आर यूजफुल फॉर क्विक रीडिंग एंड इजी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली फॉर द टॉप मैनेजमेंट। कहते कौन से जो क्विक रीडिंग और इजी अंडरस्टैंडिंग टॉप मैनेजमेंट के लिए, अब टॉप मैनेजमेंट तो सीधा रिपोर्ट्स ही देखेगी ना, वो IIR NPV और आपकी बैलेंस शीट तो देखने बैठेगी नहीं, ठीक है ना। टॉप जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी समरी रिपोर्ट्स देखती है। पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इंक्लूड, कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, कैपिटल बजटिंग में हम देखें तो हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज बिल्कुल निकालते हैं, हम IIRR भी निकालते हैं, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम NPV भी निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हम तीनों चीजें निकालते हैं, है ना, इंक्लूड होती हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 200, dash is the value of all future cash inflows less future cash outflows। ऑफ कोर्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम ऐसी तो निकालते हैं कि जो हमारे इनफ्लोज हैं और जो हमारा आउटफ्लोज हैं उसके बाद हमारे पास जो बचेगा, तभी तो जो पॉजिटिव होती है हम उसको ले लेते हैं। सो NPV दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द राइट आंसर। सो इसके साथ ही हमारे 200 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले 50 क्वेश्चंस के साथ और कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी जो ये सारे क्वेश्चंस हैं मैं उनको निपटा दूं। और इसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन बैंक है और फिर मैं कोशिश करूंगी कि उसको भी सारा आपके साथ लेके आऊं और आपको रिवीजन करवा दूं, सो दैट आप जो अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबरों से पास हो सकें। बिकॉज IIT का जो एग्ज़ाम है आपको उसको हल्कों में नहीं लेना है कि बिना पढ़े जाओगे तो आपको वहाँ पर बहुत दिक्कत आने वाली है। सो वी जस्ट वांट कि आप आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।